आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम भी सुना होगा। इनका नाम है रवीश कुमार। और अभी हाल ही में खबर ये आई है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी जिससे जुड़े हुए थे उसको छोड़ दिया है। और आप सभी जानते हैं कि एनडीटीवी एक न्यूज एजेंसी है और जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो आज हम लोग रवीश कुमार के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और बहुत से लोग आप देखते हैं कि रवीश कुमार के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं। और प्राइम टाइम के नाम से आप देखते हैं कि एनडीटीवी पर इनका शो आता था और लोग उसे काफ़ी पसंद भी करते थे। ये आप देखें कि रवीश कुमार की पत्नी है और आप लोग इन्हें भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अगर हम लोग रवीश कुमार के जन्म की बात करें, प्रारंभिक जीवन की बात करें, तो इनका जन्म, रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज के पास जितवारपुर गांव में होता है। यानी कि बिहार की गलियों में इनका जन्म होता है, बिहार में इनका जन्म होता है। और बिहार की राजधानी पटना देखते हैं आप लोग। और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगी हुई है। और बिहार की राजनीति की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। तो इनका बचपन आप देखेंगे कि बिहार की गलियों में बीतता है। और इनके पिता का नाम बलिराम पांडे। और आपको बता दूं कि ये पांडे हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। रवीश कुमार के भाई ब्रजेश कुमार पांडे बिहार में एक सक्रिय पॉलिटिशियन है, राजनीतिक हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। और इनकी वजह से भी आप देखते हैं कि रवीश कुमार पर एक तरह से उंगलियां उठती रहती हैं कि बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, क्योंकि इनके भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं तो एक पुराना राजनीतिक दल है। आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में देश की आज़ादी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसके संस्थापक माने जाते हैं A.O. ह्यूम को। और उसके बाद आप देखेंगे 1947 आज़ादी के बाद ये एक राजनीतिक दल बन गया था। रवीश की शादी नैना दास गुप्ता से हुई है। इनकी भी एक लव मैरिज रही है, लव स्टोरी रही है। ये आप देखिए कॉलेज के टाइम पढ़ाई के दौरान मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में इतिहास पढ़ाती हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा लो युवला हाई स्कूल पटना से प्राप्त की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले जाते हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध देशबंधु कॉलेज से स्नातक करते हैं। आप लोग 12वीं करते हैं, उसके बाद एक डिग्री लेते हैं ना, तो उसी को स्नातक कहते हैं। और उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान में हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में दाखिला लिया। और आप देखेंगे कि इनके करियर की अगर हम लोग बात करें तो 1996 से 2022 तक वो एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं रहे हैं। और वह चैनल की प्रमुख शो प्राइम टाइम हम लोग रवीश की रिपोर्ट और देश की बात सहित कई कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। और इन शो को देखकर ऐसा लगता है कि कोई तो है जो देश के गरीब बेसहारा लोगों की चिंता करता है। देखिए आप लोगों को बता दूं, कई लोग इनके जो शो रहते हैं उसकी तारीफ करते हैं, कई लोग आलोचना भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की अगर इस तरह के किसी पद पर होता है, काम करता है, तो उसके प्रशंसक होना और आलोचक होना स्वाभाविक सी बात रहती है। और जिसे देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत अन्याय नजर आते हैं। और उन्होंने अपनी पत्रकारिता के लिए पहले भी जान से मारने की धमकी इन्हें मिल चुकी है। और आप देखिए नौकरी सीरीज इन्होंने चलाई थी, बहुत बेरोजगारों की आवाज़ उठाई थी, बहुत सारी नौकरियों में जो धांधली हो रही थी उसके बारे में भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अच्छा काम माना जाता है इनका। रवीश कुमार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े ही निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। रवीश ने सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाया और लगातार गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और रवीश कुमार बिल्कुल लोकल अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं और जिसके कारण लोग इनको बहुत ही जल्द कनेक्ट हो जाते हैं। और इनकी भाषा शैली बहुत ही सीधी तरीके से होती है और जिसके लिए हर कोई इनकी रिपोर्टिंग सुनने के लिए बेताब रहता है। और रवीश कुमार अपने चर्चाओं में बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे भी उठाते रहते हैं
और शुरुआत में आप देखिए चिट्ठी छांटने का काम करते थे एनडीटीवी में, और वहाँ से आप देखिए ज़मीन से उठकर इस तरह से आसमान तक पहुँचे हैं। इन्हें इनके काम के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। पत्रकारिता में उनके काम के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 मिला है। वह हिंदी भाषा में प्रसारण शैली के लिए पत्रकारिता पुरस्कार 2017 और 2013 में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता की 2 बार प्राप्त करता है, और पत्रकारिता के लिए इन्हें गौरी लंकेश पुरस्कार भी मिल चुका है, और पहला कुलदीप नेयर पत्रकारिता पुरस्कार 2017 में मिल चुका है। हिंदी पत्रकारिता और रचनात्मक साहित्य के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2010 के लिए इन्हें 2014 में सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्हें द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों 2016 की सूची में भी शामिल किया गया था, और मुंबई प्रेस क्लब द्वारा वर्ष का पत्रकार भी नामित किया गया था इन्हें। इनकी कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, और इनका नाम है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है बोलना ही है, लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। इनकी तीसरी पुस्तक का नाम है इश्क में शहर होना, और अगली पुस्तक देखते रहिए, और एक इनकी पुस्तक है रवीश पंती। अब जैसा कि आपको बताया कि इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, और विवादों का जुड़ना स्वाभाविक सी बात रहती है। तो 2017 में उनके भाई ब्रजेश कुमार पांडे को यौन रैकेट में शामिल होने के लिए पॉक्सो यानी कि यौन अपराधों में से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, और जिसके लिए समाज के एक गुट द्वारा रवीश कुमार की आलोचना की गई थी, और उन्होंने इस घटना को कवर नहीं किया था समाचार शो में, इसलिए आप देखेंगे इनकी आलोचना की गई थी। और उन्होंने एक लोकप्रिय अंग्रेजी टीवी प्रस्तुता अर्णव गोस्वामी को परोक्ष रूप से आलोचना करने के लिए भी विवाद को आकर्षित किया था। और रवीश कुमार ने खुलासा किया 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र के आने के बाद उन्हें अपमानजनक फोन कॉल और जान से मारने की धमकी मिल रही है, और लगातार ट्रोलिंग के कारण रवीश कुमार ने अगस्त 2015 में ट्विटर भी छोड़ दिया था। और देखिए, पत्रकार हो हर किसी को खुश नहीं कर सकते। एक आप देखते हैं समूह ऐसा रहेगा जो बीजेपी के सपोर्टरों को या सरकार के सत्ता पक्ष को खुश करेगा, दूसरा ऐसा होगा जो इनके विपक्ष में बोलेगा, तो जो विपक्षी होंगे वो इन्हें सुनना पसंद करेंगे दूसरे वाले को, और जो उनके पक्ष वाले होंगे उसे सुनना पसंद करेंगे। और अब आप देखते हैं कि हमारे देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं किसे, मीडिया को, उसका क्या हाल है आप दुनिया जानती है। और लोकतंत्र जो सूचकांक आता है उसमें हमारी इंडेक्स देख लीजिए आप लोग, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है उसमें हमारी मीडिया की स्थिति देख लीजिए, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। लेकिन फिलहाल एक रवीश कुमार की शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं इसे, और किसी के बारे में अगर आपको जानना है, दिलचस्पी है, तो आप लोग उसका नाम नीचे लिखिएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।